नमस्कार, TV9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी प्रतिमा, समीर और प्रीति। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो मध्य प्रदेश से। हरदा हादसे में मरने वालों की संख्या और बढ़ी है। फैक्ट्री में धमाके से अब तक 8 लोगों की मौत हुई है, ये जानकारी सामने आ रही है। धमाके में 60 से ज्यादा लोग घायल हैं, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इंदौर और बाकी बड़े शहरों में अस्पताल में रेफर किया गया है। हरदा हादसे पर सीएम मोहन यादव का बयान सामने आया है। गृह सचिव को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। गृह सचिव से पूरी रिपोर्ट इस पूरे मामले को लेकर मांगी गई है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये भी मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से कहा गया। तो घटना के फौरन बाद सीएम मोहन यादव ने बैठक की और उसके बाद जरूरी ऐलान भी किया। विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में अभी तक मेरी जानकारी में लाया गया है कि लगभग 6 लोगों की मृत्यु हुई है और 50 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। इस घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है। इसमें घायलों को तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में इसकी सुविधाएँ मिले, बर्न यूनिट चालू हो जाए, इसलिए इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद सभी दूरबर्न यूनिट और डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी। साथ ही साथ एक हेलीकॉप्टर से मेरे अपने कैबिनेट में जानकारी आने से मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, ACS अजीत केसरी, DG होम को इस स्पॉट पर रवाना किया। 400 से ज़्यादा पुलिस बल भेजा है और भारत सरकार को भी अवगत कराया, जिसके माध्यम से वो तुरंत उनके वहाँ से मदद मिले। हमने घोषणा की है कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है, उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपए प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो घायल हैं उनको पूरा यथायोग्य सब प्रकार का इलाज कराया जा सके। तो शहर के बीचों बीच हुआ यह बहुत बड़ा हादसा है। अब आपको हरदा हादसे की 3 तस्वीरें एक साथ दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, हादसे की ये तस्वीरें आसमान से, हेलीकॉप्टर से ली गई हैं। हर तरफ तबाही का मंजर इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। कई घर आग की जद में आ गए हैं क्योंकि पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद आसपास के जो घर थे उनमें भी आग लग गई। 100 से ज्यादा घरों को खाली कराया गया। 60 से ज्यादा घरों में आग लग गई और जो हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरें हैं वो इसकी तस्दीक कर रही हैं कि कितना जबरदस्त नुकसान हुआ है इस हादसे की वजह से। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में धमाका इतना जोरदार था कि लोगों को कुछ देर तक जमीन हिलने का एहसास हुआ। मध्य प्रदेश के बैरागढ़ में जब चिंगारी ने कोहराम मचाना शुरू किया तो जिसे जिधर का रास्ता मिला वो उधर भाग निकला। धमाके के बाद उठी आग की लपटों में 60 से ज्यादा लोग झुलस गए, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर बचाव टीम राहत के काम में जुट गई। ये बैरागढ़ स्थित एक पटाखा फैक्ट्री गोदाम है जहां पर सुबह विस्फोट हुआ है और दमकल की टीम और एम्बुलेंसेज मेडिकल टीम हमारी यहां उपस्थित है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। हादसे के शिकार 25 लोगों को हरदा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एहतियात के तौर पर आसपास के 100 से ज्यादा घरों को खाली करा लिया गया है। सरकार ने भोपाल और इंदौर से डॉक्टरों की एक टीम भेजी है। भोपाल में 50 बेड रिजर्व रखे गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है और अब मलबे में तलाश हो रही है। और इधर हरदा के जिला अस्पताल में 20 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। इन लोगों ने बताया कि हादसा कैसे हुआ और उसके बाद क्या हुआ। विस्फोट पता नहीं, वो तो एकदम से हमने आवाज़ सुनी, धमाका सुना, उसके बाद में वहीं था, वहीं से निकला, थोड़ी देर तो वहीं बैठ गया, वहाँ से फिर निकला और फिर गया, वक्त वक्त निकल गया बाहर। पाइप लगा हुआ था, उड़ के आया ना पाइप, यहाँ लगा, फ्रैक्चर ही हो गया, फिर एक पाँव से भागा। सर मैं सुखराज से आ रहा था बाइक से, ये धमाका हुआ, गाड़ी दहलने लगी, जमीन दहलने लगी। नदी में जैसी नहर कैसी चलती है, लहर वैसे जमीन हिल रही थी, तो गाड़ी सहित में गिर गया था। गाड़ी छोड़ के मैं रिटर्न पटरी तरफ भागा, तो भागने में 2-3 जगह गिरने में पत्थर उछल के लगे मुझे। कहाँ तक पत्थर उछले? कम से कम 1 किलोमीटर दूर तक जमीन पत्थर उछले। धमाका जहाँ हुआ वहाँ से कितनी दूर थे?
हम आता आधा किलोमीटर दूरी पे। तो आप कैसे घायल हुए? तो हम धमाका हुआ, घर से निकला हम तो एकदम से इंगल आया उड़का, तो हमारा पैर में, हम भागते जा रहे और हमारे पीछे इंगल लगा, इससे घायल हुआ। हादसे के बाद मध्य प्रदेश सरकार का पूरा अमला सक्रिय हो गया। सीएम ने कई ऐलान किए, पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है। मौके पर मंत्री और आला अधिकारी पहुंचे। मध्य प्रदेश के हरदा पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। सीएम मोहन यादव ने घायलों का मुफ्त इलाज कराने का भी ऐलान किया। राहत और बचाव के लिए 6 सदस्यीय समिति भी गठित कर दी गई है और पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इससे पहले सीएम ने इमरजेंसी बैठक बुलाई, जरूरी निर्देश दिए और सरकार में मंत्री उदय प्रताप सिंह को मौके पर भेजा। मंत्री उदय प्रताप ने कहा कि राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। उनकी देखरेख में जो यहाँ पर काम चल रहा है, मुझे लगता है कि शीघ्र हम निर्णय पर पहुँच पाएंगे कि दुर्घटना में जो एक्चुअल क्या नुकसान हुआ है। कितने लोगों के होने की? अभी लगभग 60 लोग इसमें आहत हुए, कुछ घायल हैं, कुछ गंभीर घायल हैं। घटनास्थल का जायजा लेने के बाद उदय प्रताप जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल पूछा। हरदा हादसे पर डिप्टी सीएम ने भी दुख जताया और कहा पूरे मामले की तह तक जांच होगी। इसकी जांच होगी, किसकी कमी है, किसकी गलती है, और जो दोषी हैं उनको सजा भी मिलेगी। हरदा में राहत के लिए 50 एम्बुलेंस लगाई गई हैं और 400 से ज्यादा पुलिस बल तैनात है। एक तरफ मध्य प्रदेश के हरदा में तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर में भी आग ने तांडव मचाया। आपको स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हरदा के पटाखा फैक्ट्री में धमाके की तस्वीरें, पुणे के 11 मंजिला अपार्टमेंट में आग लगी और महाराष्ट्र के ही अहमदनगर के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में भी आग लगने से भारी नुकसान होने की खबर सामने आई। और अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश कर दिया गया। टीवी9 भारतवर्ष पर यूसीसी बिल की कॉपी मौजूद है। सभी धर्मों में एक समान विवाह व्यवस्था की बात की गई है। इसमें तलाक केवल न्यायिक प्रक्रिया से ही होगा। पति पत्नी दोनों के तलाक के समान कानून बनाए गए हैं। संपत्ति में महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की बात कही गई। तो उत्तराखंड के यूसीसी बिल में क्या है, ये जरा हम आपको बता देते हैं। जो एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक सभी धर्मों में एक समान विवाह व्यवस्था की बात करता है ये बिल। पति पत्नी के जिंदा रहने पर दूसरी शादी मुमकिन नहीं होगी, यानी पॉलीगैमी पर रोक लगाई गई है, बहु विवाह पर रोक लगाई गई है। सभी के लिए शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है। तलाक केवल न्यायिक प्रक्रिया के जरिए ही संभव होगा। इसके अलावा पति पत्नी दोनों के तलाक के लिए समान कानून होंगे। हर धर्म में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल ही होगी। लिव इन का डिक्लेरेशन भी अनिवार्य कर दिया गया है और संपत्ति में महिलाओं को बराबरी का हक दिया जा सकेगा, इसका प्रावधान किया गया है। तलाक के बाद बच्चों के संरक्षक तय किए जा सकेंगे और सभी धर्मों में गोद लेने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है इसके जरिए। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में ज्यादा तब्दीली नहीं की है और सभी सिफारिशों को हूबहू स्वीकार किया है। समिति ने नागरिक कानूनों से जुड़े सभी विषयों पर संपूर्णता के साथ अपनी राय दी है। यूसीसी के प्रमुख सिफारिशों की बात करें तो इसमें तलाक का समान आधार होगा, बहु विवाह पर रोक होगी, उत्तराधिकार में बराबर के अधिकार और साथ ही लिव इन रिलेशनशिप की डिक्लेरेशन भी जरूरी बताई जा रही है। विधानसभा में विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद राज्यपाल के पास इसे भेजा जाएगा। इसे राष्ट्रपति और गृह मंत्रालय को भी भेजा जा सकता है क्योंकि उत्तराखंड यूसीसी केंद्रीय कानूनों से मिलता जुलता है, जहां से मंजूरी के बाद ही उत्तराखंड में विधेयक लागू होगा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से दशकों से चली आ रही कुरीतियों पर विराम लग जाएगा। सभी लोगों को एक समान अधिकार मिल सकेगा। यूसीसी के लिए धामी सरकार ने मई 2022 से कवायद शुरू कर दी थी। बिल को लेकर सीएम धामी कह चुके हैं कि ये किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि समाज में एक रूपता लाने के लिए जरूरी है। यूसीसी पर AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल का बयान, यूसीसी प्रकृति के खिलाफ है। अजमल ने कहा, उन्होंने कहा कि भारत में नहीं चलेगा यूसीसी। सूरज चढ़ता है तो डूबता भी है। उत्तराखंड जो है पहला राज्य बन रहा है जहां पर यूसीसी लागू होने जा रहा है। कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि लागू करने वाली पार्टी बीजेपी और
यहाँ पे और वहाँ पर कह रहे हैं कि इससे महिलाओं को समान अधिकार मिलेंगे, सभी धर्मों को एक कानून के तहत लाया जाएगा, इसमें कोई जाति का भेद नहीं होगा, धर्म का भेद नहीं होगा। गलत जो है वो गलत है। आज इनका चढ़ता हुआ सूरज है, ये चढ़ता हुआ सूरज खुद बताता है कि यूसीसी दुनिया में चलने वाला नहीं है, ये रह ही नहीं सकता, नेचर का कानून नहीं है। क्या उसमें क्या ऐसा क्या आपत्ति है? क्या चीज़ उस कानून में? पूरी दुनिया को ये कहेंगे कि तुम सिर्फ सब्जी खाओ, सब्जी खाओ तो बैगन ही खाओ। इस मुल्क में सिर्फ बैगन उगने लगे, इस मुल्क में गोभी उगने लगे, कोई चीज़ और सब्जी, तो इंसान को उसकी ज़रूरत है कि नहीं? हर किस्म के सब्जी की ज़रूरत है, विटामिन की ज़रूरत है। आपको जो है हमको जीने के लिए आँखों के लिए अलग चीज़ की ज़रूरत है, नाक के लिए, कान के लिए, हर सबको बोलेंगे एक ही कर डालो। तो उसमें ये तर्क दिया जा रहा है कि इससे सबके जो अधिकार समान अधिकार होगा, धर्म और जाति को आधार बनाए बिना सबका समान को अधिकार। क्यों लाते हैं? धर्म जात को लाना ही नहीं है, ये नेचर के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी में एसटी हसन ने कहा कि उत्तराखंड में लागू होने वाले यूसीसी कानून में अगर कुरान से टकराव नहीं होगा तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा। डॉक्टर एसटी हसन साहब हमारे साथ हैं। सर, उत्तराखंड में आज जो यूसीसी जो है कानून बनने जा रहा है, बिल पास होने जा रहा है विधानसभा से, आप लोग इसे पक्ष में हैं? देखिए, अगर इसके अंदर कुरान शरीफ के हिसाब से या उसके खिलाफ कोई बात नहीं है, कुरान की हिदायत के मुताबिक है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं। आप कानून कितने ही बना लें, हम दूसरे तरीक़ों से उसको फॉलो करेंगे। अगर यूसीसी कानून बन गया तो आप लोग नहीं मानेंगे उसे, कुरान को मानेंगे? यकीनी तौर पे हम कुरान को मानेंगे, उसकी हिदायत को मानेंगे, क्योंकि उन कानूनों से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं हो रही। लेकिन ये क्यों लाया जा रहा है? पहला सवाल तो यही, लाया क्यों जा रहा है? तो आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि ये सिर्फ वोट पोलराइज करने के लिए लाया जा रहा है। हिंदू मुसलमान करके वोट पोलराइज करने की बहुत पुरानी परंपराएं रही हैं इन लोगों की। अगर किसी की औलाद नहीं होती है, या बहुत बीमार बीवी है, या बहुत करप्ट बीवी है, पहली बीवी की इजाज़त से अगर कोई दूसरी शादी करता है तो आपको क्या तकलीफ है? क्या हो नहीं रही? मुस्लिम्स में तो सबसे कम हो रही परसेंटेज, तो हिंदू भाइयों की बहुत ज़्यादा है दूसरी शादी की। उत्तराखंड यूसीसी पर मौलाना साजिद रशीदी ने कह दिया है कि अब मुसलमान चुप नहीं बैठेगा। वहीं प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि इसका विरोध बीजेपी समर्थक भी कर रहे हैं। जिस दिन राष्ट्र में आएगा और जिस दिन उस मंशा से आएगा जहाँ पे महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए और यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए और राजनीति नहीं होनी चाहिए, तब मैं इस पर चर्चा करूंगी। पर सवाल ये उठता है कि देश के प्रधानमंत्री ने खुले मंच पे कहा था कि यूसीसी की चर्चा होनी चाहिए, अचानक से चुप क्यों हो गए? क्यों देखने लग गए कि उन्हीं के खेमों में जो जिन पे भरोसे ये करते हैं कि उनको वोट करेंगे, वो लोग भी प्रोटेस्ट करने लग गए। तो जब चर्चा आएगी पार्लियामेंट में, उस पर खुल के मैं चर्चा करूँगी। मुसलमानों को संवैधानिक तरीके से बाहर निकलना पड़ेगा। हम सड़कों पे आए, जैसे किसान आए, मुसलमानों को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर मुसलमान कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है, हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, हम सड़कों पर निकलें और सरकार के खिलाफ हम सामने आए और आकर ये बताएं और जताएं कि अगर हमारे धर्म पर किसी तरह का कोई अटैक करने की कोशिश की गई तो मुसलमान अब खामोश नहीं रहेगा। और अब बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में भी यूसीसी लागू करने की तैयारी हो रही है। राजस्थान के मंत्री कन्हैया लाल चौधरी बोले, हम यूसीसी लागू करने की कर रहे हैं कोशिश। एक देश में दो कानून नहीं चलेगा। उत्तराखंड पहला राज्य बना, उनको बधाई। हिंदुस्तान में सबसे इम्पोर्टेंट है, एक देश में दो कानून चल नहीं सकते। ये किस तरह से चल रहे थे, बाकी एक देश में एक ही कानून होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल 100% मुख्यमंत्री से वार्ता करके इस पर चर्चा करेंगे और मेरी पूरी इच्छा है, क्योंकि मैं वार्ता करने के बाद में बता पाऊंगा। बाकी 100% राजस्थान की विधानसभा में ये लागू होगा, पारित करेंगे और राजस्थान में नहीं पूरे भारत में लागू होगा। बड़ी खबर यह है कि संसद में इश्निंदा कानून बनाने की मांग उठी है। बीजेपी सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी ने कानून बनाने की मांग की है। धर्म के अनादर पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, अशोक वाजपेयी ने कहा है। उत्तर प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी ने सरकार से ईस्टिंदा कानून बनाने की मांग की है। उनके मुताबिक आए दिन कई लोग हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करते रहते हैं। लगातार दूसरे धर्मावलंबी हमारे धर्म के प्रति जिस तरीके की गंदी टिप्पणियां करके हमारे अपमानजनक
टिप्पणी करके हमारे धर्म को, हमारी आस्था को, हमारे विश्वास को चोट पहुंचाने का काम करते हैं। एक गंभीर विषय है। आज तक देश में कई बार ये मांग उठी है कि यहां पर भी ईश निंदा कानून बनाया जाए। तो मैं चाहूंगा भारत सरकार से मेरी अपील होगी आपके माध्यम से कि यहां पर ईश निंदा कानून बने और इस तरीके से हमारे धर्म को या किसी भी धर्म का अपमान करने वाले, धर्म के प्रतीकों का अपमान करने वाले, धर्म के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करने वाले, अपमानजनक साहित्य प्रचारित करने वाले, अपमानजनक चित्र बनाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही का प्राविधान किया जाए। ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए देश में ईश निंदा कानून होना चाहिए। दुनिया के कई देशों में ईश निंदा कानून पहले से है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में कहा है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इससे देश की एकता कमजोर होती है। सार्वजनिक जीवन में मैं देखता हूं कि कुछ कार्टून ऐसे बना देते हैं, चित्र बना देते हैं, स्टेटमेंट या लेख ऐसे लिख देते हैं जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है और उससे फिर सांप्रदायिक दंगे होने की संभावना होती है। और ऐसी सब चीज़ों से देश की एकता, अखंडता और भाईचारा कमज़ोर होता है। जब हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, विकसित राष्ट्र बनने जा रहे हैं, तो इस प्रकार की घटनाओं से देश का विकास भी बाधित होता है और एकता, अखंडता, भाईचारा भी टूटता है। जो लोग सनातन में देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं, लेकिन जो सनातन धर्म पर टिप्पणी करते रहते हैं, एक धर्म विशेष के खिलाफ अगर जरा भी बोल जाएंगे, अगर उनमें इतनी हिम्मत है, तो जरा उधर के बारे में भी कोमा फुल स्टॉप भी चेंज करने की बात हो जाएगी तो उचित नहीं होता है। रुकेगा कैसे? क्या कानून से रुकेगा ये? मैं तो कहता हूँ गुड क्वालिटी एजुकेशन से भी रुकेगा। लोगों में इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए कि अपने धर्म की इज्जत, अपने धर्म पर गर्व करें और दूसरे धर्म का सम्मान करें। बड़ी खबर बता दें आपको, आरक्षण पर राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। सत्ता में आए तो आरक्षण सीमा हटेगी, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। 50% आरक्षण की सीमा को हटाएंगे, ये कांग्रेस इंडिया गठबंधन की गारंटी है, ये कहना राहुल गांधी का। 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकती। ये जो 50% का लिमिट है, इसको कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया की सरकार उठा के फेंक देगी। जो दलित है, आदिवासी भाई हैं, उनके रिजर्वेशन में कोई कमी नहीं आएगी। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, और जो पिछड़ों का हक बनता है वो उनको मिलेगा। और राहुल गांधी के आरक्षण वाले दांव पर बीजेपी ने किया है पलटवार। बीजेपी ने पूछा, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो आरक्षण लिमिट क्यों नहीं बढ़ाई? और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी गठबंधन जैसे सरकार बनेगी तो हम सर्वे कराएंगे और जो 50% का कैप है आरक्षण पर, उसको खत्म कर देंगे। क्या संभव है? ये संसद का अधिकार है और संसद में आज भी जो स्थिति है, आगे भी यह विषय राहुल गांधी की जो समझदारी है, उनके बयानों को जैसे देश में बहुत जगह गंभीरता से नहीं लिया जाता है, मुझे लगता है इसे भी लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से कि आज़ादी के बाद किनके हाथ में सत्ता थी? 60-65 साल तक इन्होंने सत्ता हथिया कर रखा, तो उस समय क्यों नहीं कैप हटाने की बात कर रहे थे? आज जमीन की खिसक गई, जनता ने इनको नाकार दिया, तो ये 50% कैप हटाने की बात कर रहे हैं। सत्ता तो आप ही के हाथ में था। आज जो ओबीसी की जो दुर्गति है, गरीबों की जो दुर्गति है, दोषी अगर हैं तो आपकी सरकार, कांग्रेस पार्टी, आपके नेता। पीएम मोदी के ओबीसी के बयान पर राहुल गांधी का पलटवार। पीएम मोदी अपने आप को ओबीसी कहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम कहते हैं देश में सिर्फ 2 ही जातियां हैं, अमीर और गरीब। प्रधानमंत्री इस कंफ्यूजन को दूर करें। देश में जातिगत जनगणना जल्द से जल्द हो, राहुल ने ये बात भी कही। प्रधानमंत्री आपको अपने आप को ओबीसी कहते हैं, फिर बीच में थोड़े कंफ्यूजन में आ गए थे। पहले कहते थे मैं ओबीसी हूँ, बीच में कहने लगे कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात है, एक अमीर और एक गरीब। तो उनको पहले तो ये डिसाइड करना है कि जात हिंदुस्तान में है या नहीं है। और दूसरी बात, चाहे वो ओबीसी हैं या ना हैं, हिंदुस्तान के 50% लोग, तकरीबन 50% लोग ओबीसी वर्ग के हैं। दलित 15% हैं, आदिवासी 8% हैं। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। हम चाहते हैं
जिसकी जितनी आबादी है देश को पता लगे। आज ओबीसी वर्ग को ये नहीं मालूम कि ओबीसी कितने हैं देश में। ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर हम इनको भागीदारी देना चाहते हैं तो सबसे पहले इनकी गिनती होनी है। तो प्रधानमंत्री जो भी कहना चाहते कहें, मगर जाति जनगणना जल्दी से कर दें और उससे घबराएं ना। गोवा को पीएम मोदी ने आज 1330 करोड़ की सौगात दी। उन्होंने ओएनजीसी सर्वाइवल सेंटर का भी उद्घाटन किया। गोवा में पीएम मोदी ने विकसित भारत विकसित गोवा 2047 कार्यक्रम के तहत 1330 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में से कई योजनाओं में गोवा 100% फंड का इस्तेमाल कर चुका है। गोवा भले ही क्षेत्रफल में छोटा हो, लेकिन सामाजिक विविधता में गोवा बहुत बड़ा है। क्षेत्र और आबादी के लिहाज से भले ही छोटा है, लेकिन सामाजिक विविधता के मामले में हमारा गोवा बहुत बड़ा है। इसलिए गोवा के यही लोग जब बार बार बीजेपी की सरकार चुनते हैं तो इसका संदेश पूरे देश को जाता है। बड़ी खबर बता दें, लोकसभा में पेपर लीक बिल पर बहस को लेकर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, बिल देश की युवा पीढ़ी से जुड़ा हुआ है। पेपर लीक होने से मेहनती युवाओं पर दबाव बढ़ जाता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले ये दुष्ट लोग, ये जो गुनाह का पाप करते हैं। लोकसभा में आज लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये बिल देश की युवा पीढ़ी के भविष्य से जुड़ा है। पेपर लीक से मेहनत करने वाले छात्रों पर दबाव बनता है, जिससे वो आत्महत्या जैसे कदम उठाने पर मजबूर होते हैं। इस दौरान उन्होंने कोटा में कुछ दिन पहले एक लड़की के सुसाइड का जिक्र भी किया। अभी 4 ही दिन पहले आपने समाचार पत्रों में पढ़ा, कोटा की एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली। और अपने सुसाइड नोट में क्या लिख करके जाती है वो बेटी? वो लिखती है, मम्मा पापा प्लीज फॉरगिव मी, आई कांट डू इट, आई एम दी वर्स्ट डॉटर। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पेपर लीक बिल पास होने से परीक्षा को लेकर संगठित अपराध करने वालों पर लगाम लगाई जा सकेगी। और लोकसभा में चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री को अनफिट कहने के बाद बवाल बच गया। यह बयान किसने दिया, उसके बाद बीजेपी सांसदों ने क्या किया, इस रिपोर्ट में देखिए। What do you mean? Why do you interfere? Please sit down. You don't have any. Please sit down. Please sit down. लोकसभा में आज केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन को अनफिट कहने पर बीजेपी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, डीएम की सांसद टीआर बालू पर बरस पड़े। इस अपमान को दलित अस्मिता से जोड़ते हुए बीजेपी ने टीआर बालू से माफी मांगने को कहा। आप किसी मंत्री को कहते हो अनफिट है, ये ठीक नहीं है। माफी मांगिए, माफी मांगिए, माफी। अनपार्लियामेंट्री शब्द आपने यूज किया, अनफिट आपने एक मंत्री को कह दिया, आपको माफी मांगनी पड़ेगी बालू साहब। टीआर बालू इस बात से नाराज थे कि बीजेपी सांसद एल मुरुगन उन्हें बीच में टोक रहे थे। अर्जुन मेघवाल के विरोध का संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी जमकर समर्थन किया और इस मुद्दे को लेकर लोकसभा में कुछ देर तक हंगामा होता रहा, लेकिन टीआर बालू ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। You withdraw your words. You please withdraw your words. ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो गई। अब कल एक बार फिर से इस मामले में सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने कहा है कि आगे की सुनवाई कल भी जारी रहेगी। ज्ञानवापी में हिंदुओं को पूजा की इजाजत दिए जाने के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर कर कोर्ट से उस पर रोक लगाने की मांग की है। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कोर्ट में बहस के दौरान तमाम ऐसी बातें कही जा रही हैं जो अपील में है ही नहीं। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील ने मुकदमे का निपटारा होने से पहले वाराणसी जिला कोर्ट के पूजा के आदेश के फैसले को गलत ठहराया। जब हम लोगों ने जीत हासिल कर ली और तलगिरी में, ज्ञानवापी तलगिरी में जब पूजा पाठ हम लोग का अधिकार मिल गया, तब लोग क्यों सुप्रीम कोर्ट गए रात में? बताइए, 4 बजे भोर में गए,
सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से उनको बोला गया कि जाइए हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में भी है, हाई कोर्ट में भी सुनवाई होगा, लेकिन हमको लग रहा है कि हाई कोर्ट से भी उनको झटका ही लगेगा। उधर वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी के तहखानों के सर्वे को लेकर दायर याचिकाकर्ता राखी सिंह की याचिका पर 15 फरवरी की तारीख तय कर दी है। राखी ने अपनी याचिका में दावा किया है कि ज्ञानवापी में कुल 8 तहखाने हैं और इन तहखानों के सर्वे की मांग की है। समाधि पर छिड़े संग्राम के बीच TV9 भारतवर्ष की टीम पहुंची दिल्ली के दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आनंद आश्रम ने साध्वी को बताया आशुतोष महाराज की शिष्या। आश्रम के दावे को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने खारिज किया है। सेवादारों ने कहा है कि हम साध्वी को नहीं जानते। लखनऊ के आनंद आश्रम में साध्वी आशुतोष शांबरी की समाधि पर विवाद बढ़ता जा रहा है। लखनऊ का आनंद आश्रम लगातार ये दावा कर रहा है कि साध्वी आशुतोष शांबरी आशुतोष जी महाराज की शिष्या हैं, जिन्होंने आशुतोष जी महाराज को जगाने के लिए समाधि ली है। उधर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान लगातार लखनऊ के आनंद आश्रम के दावे को खारिज कर रहा है। आनंद आश्रम का दावा कितना सच्चा है, इस बात का पता लगाने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम दिल्ली के पटेल नगर स्थित दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आश्रम पहुंची। वहां के सेवादारों से बात की और उनसे साध्वी आशुतोष शांबरी के बारे में पूछा। तो क्या माता जी जो है आशुतोष शांबरी जिनको कह रहे हैं, जिन्होंने तो मैं जानती नहीं, बिल्कुल नहीं जानती, आज तक सुनी भी नहीं। दिल्ली के पटेल नगर स्थित दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के सेवादारों ने साध्वी आशुतोष शांबरी के बारे में कई खुलासे किए। सबने कहा ये नाम हम पहली बार सुन रहे हैं, उनको आश्रम में कभी नहीं देखा गया। बताया जा रहा है कि वो दिल्ली की ही रहने वाली है। नहीं, दिल्ली की रहने वाली होंगी, लेकिन मुझे पता नहीं है इस बारे में। आनंद आश्रम में साध्वी की समाधि पर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच के दौरान हार्ट बीट बंद थी, कहना जेपी सिंह का, जो कि CHC के अधीक्षक डॉक्टर हैं। जेपी सिंह का ये बड़ा बयान सामने आया है कि जांच में ECG रिपोर्ट पे स्ट्रेट लाइन नजर आ रही थी। दबाव में ECG में हलचल की बात कही गई, ये कहना जेपी सिंह का। लखनऊ के आनंद आश्रम में गुरु मां की समाधि पे विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और इस समय हम पहुंचे हैं CHC के अधीक्षक के पास, जिनकी पूरी टीम जो है वो आश्रम के अंदर पहुंची थी और उन्होंने जो गुरु मां की समाधि को लेकर पूरी जांच की थी। हमारे साथ CHC के जो अधीक्षक हैं वो जेपी सिंह जी मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी जो टीम वहां पहुंची थी तो इन्होंने वहां पे क्या पाया। सर ये बताइए, आपकी जो पूरी टीम गई थी वहां पे जांच करने के लिए, उसने क्या पाया, वहां पे क्या दिखा आप लोगों को? टीम गई थी, टीम लगभग 11 बजे पहुंची है और 1:10 पे उन्होंने अंदर उनको टेस्ट के लिए बुलाया और टीम जाने के बाद जो रिपोर्ट आई है उसमें ECG स्ट्रेट लाइन था, BP 0, पल्स 0, पीपल डायलेटेड था। देखिए ECG टेक्नीशियन गए थे और उनका काम केवल था ECG करना। रिपोर्ट जो है स्पेशलिस्ट देते हैं, डॉक्टर्स भी रिपोर्ट ECG के नहीं देते हैं, जो ECG स्पेशलिस्ट होते हैं उनके द्वारा दी जाती है। तो कहीं ना कहीं उनको किसी तरह का एक दबाव बना रहा होगा, जिसकी वजह से उन्होंने ये चीज़ कही है, जो मुझे उन्होंने अवगत करा। और ईडी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि उन्हें जो सिस्टम मिला था उसी के मुताबिक आरोपियों के बयान रिकॉर्ड किए गए। आम आदमी पार्टी ने आज ईडी पर जितने आरोप लगाए, जांच एजेंसी ने सभी को बेबुनियाद बताया। जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक ईडी ने दावा किया है कि आरोपियों के सभी बयान CCTV निगरानी के तहत दर्ज किए गए और जब भी आरोपियों ने इसकी क्लिपिंग मांगी उन्हें दी गई है। ईडी ने ट्रायल कोर्ट को भी फुटेज देने का दावा किया है। हालांकि ईडी ने यह दलील दी है कि CCTV फुटेज को वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया गया। तत्कालीन CCTV सिस्टम में ऑडियो रिकॉर्ड करने की सुविधा नहीं थी। ईडी ने ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं हटाई। ईडी पेशेवर तरीके से काम करता है। ईडी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी आरोपों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। हालांकि ईडी ने माना कि अक्टूबर 2023 में ईडी कार्यालय में जो CCTV सिस्टम लगा है उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होती है और संजय सिंह सहित सभी आरोपियों से ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ पूछताछ की गई है। खबर यह भी है कि ईडी आतिशी के आरोपों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आम आदमी पार्टी ने ईडी की नीयत पर सवाल उठाया था और जांच में घोटाले का आरोप लगाया था। सरकार में मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि ईडी खुद सबूत मिटा रही है। दिल्ली में ईडी ने आज आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के ठिकानों पर छापा मारा। इस बीच पार्टी ने ईडी पर बड़ा आरोप लगाया है। मंत्री आतिशी ने कहा है कि ईडी जांच से जुड़े सबूत मिटा रही है, इससे जुड़े ऑडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर रही है। आतिशी ने कहा कि ईडी की जांच में ही घोटाला है। आज देश के सामने ये बात आ गई है
कि यहाँ पे घोटाले की जांच नहीं हो रही है, ईडी की इस जांच में ही घोटाला है। आज मैं ईडी से पूछना चाहती हूं, मेरा पहला सवाल ईडी से, कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट करके ईडी किसको बचाना चाहती है? ईडी क्या छुपाना चाहती है जिसकी वजह से उन्होंने पिछले 1.5 साल की सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर दी हैं? आपने मांग की है कि ईडी जांच से जुड़े ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जारी करे। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि ईडी ने इन्हीं खुलासों को रोकने के लिए रेड मारना शुरू किया है। आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड का ख्याल नहीं रखा गया। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने पूछा, केजरीवाल ईडी के सामने कब आएंगे? सब बयानों की, जो भी बयान पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कहीं करती हैं, तो उनकी ऑडियो और वीडियो दोनों होना अनिवार्य है हमारे देश में। ये कानून है, इसको फॉलो करना था। हमारे केस में ये और भी जरूरी हो जाता है क्योंकि कोई तथ्य तो है नहीं, कोई सबूत तो मिला नहीं, सारा केस बयानबाजी पर आधारित है। 5 समन आ चुके हैं, 5 समन्स में से एक भी इन्होंने अटेंड नहीं किया है और लगातार झूठ की व्यवस्था इन्होंने कायम की है। और एक ही प्रश्न है कि जब आतिशी मरलेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, वो तमाम इधर उधर की बात ज़रूर कर रही हैं, लेकिन ये नहीं बता रही कि अरविंद केजरीवाल ईडी के समन के जवाब में ईडी के सामने कौन सी तारीख को कितने समय पर पेश होने जा रहे हैं। कश्मीर में बर्फबारी को लेकर 2 छोटी बच्चों की रिपोर्टिंग सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। टीवी 9 से बातचीत में जेबा और जैनब ने क्या कहा, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। जो हमारी वो बर्फ की वीडियो थी वो बहुत ज्यादा हो गई है। टीवी 9 भारतवर्ष पर रिपोर्टिंग करती ये है जेबा और जैनब। ये दोनों जुड़वा बहनें हैं। इन दोनों बहनों का कश्मीर में बर्फबारी पर की गई रिपोर्टिंग का वीडियो तेजी से वायरल हुआ। इन दोनों बहनों का वीडियो बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। जेबा और जैनब कश्मीर के अनंतनाग जिले के खनीवारा गांव की रहने वाली हैं। दोनों अभी नर्सरी क्लास में पढ़ती हैं और इतनी कम उम्र में रिपोर्टिंग कर इन दोनों बहनों ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। अगर बर्फ नहीं गिरी तो हमने अल्लाह ताला से दुआ की कि आप बर्फ गिरा दो, तो बर्फ गिर गई। सोशल मीडिया सनसनी जेबा और जैनब ने टीवी 9 भारतवर्ष के कैमरे पर भी रिपोर्टिंग की और हमने ये छोटी मोटी वीडियो बनाई, हमें क्या पता था ये इतनी वायरल। जेबा के घर वालों ने बताया कि जेबा टीवी रिपोर्टर बनना चाहती हैं, जबकि जैनब डॉक्टर बनना चाहती हैं। ये दोनों बहनें पिछले 1 साल से वीडियोस बना रही हैं। आपने अभी तक कितने लोगों का इंटरव्यू लिया है? इंटरव्यू नहीं, मैं डॉक्टर हूँ और सॉरी इलाज किया है। मैंने बहुत लोगों को इलाज किया, सर्जरी की है, दांतों निकाले, बहुत लोगों का। और जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के चलते अब एवलांच का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं प्रशासन सड़क पर जमी बर्फ हटाने के काम में जुटा हुआ है। जम्मू कश्मीर में पिछले हफ्ते से लगातार बर्फबारी जारी है और इस बीच मौसम विभाग ने कई जिलों में एवलांच का अलर्ट जारी किया। डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, रामबन, गांदरबल, बादीपुर, बारामूला और कुपवाड़ा में एवलांच की आशंका है। राज्य की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सैलानियों को इन इलाकों में न जाने की सलाह दी है। सोमवार को गुलमर्ग में स्की टीम को एवलांच के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। पुंछ में मंडी के बर्राज आरद क्षेत्र से बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई। बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की परत जमी नजर आई। घाटी के कई इलाकों में बर्फ की मोटी चादर नजर आ रही है। रामबन में बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की परत जम गई। राजौरी में हो रही बर्फबारी को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी भी पहुंच रहे हैं। बर्फबारी से इलाके की ज्यादातर सड़कें तो बंद हैं, जहां से प्रशासन लगातार बर्फ हटाने के काम में जुटी है। इस बीच श्रीनगर में ठंड के बीच पर्यटक डल झील में बोटिंग का लुत्फ लेते नजर आए। शानदार मौसम है, मजा आ गया। अल्टीमेट कश्मीर ऐसा लगता है बार बार आओ। जिसको धरती का स्वर्ग बोलते हैं वो बात सिद्ध हो गई है आज। कश्मीर के अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में भी बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें कई इलाकों में सिर्फ और सिर्फ बर्फ नजर आ रही है। ये हिमाचल के मनाली में हो रही बर्फबारी की ताजा तस्वीरें हैं। बर्फबारी के बाद पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढक गई। कई फीट ऊंची बर्फबारी के बाद पेड़ पौधे बर्फ से ढक गए। सीजन की पहली बर्फबारी है और बर्फबारी देखकर पर्यटकों में भी काफी उत्साह है।
मनाली के स्की सेंटर की ये तस्वीर देखिए। स्नोफॉल के बाद पूरा सेंटर बर्फ से ढक गया। बर्फबारी की वजह से हाईवे पर बर्फ की मोटी परत जम गई। कई गाड़ियां सड़क पर फंस गई हैं। प्रशासन सड़क पर जमी बर्फ को हटाने के काम में जुटा है ताकि आने जाने में लोगों को दिक्कत ना हो। ये हिमाचल के कुल्लू की तस्वीर देखिए। बर्फबारी की वजह से कुल्लू में कई सड़क पर आवाजाही ठप है। जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है। भारी बर्फबारी की वजह से लाहौल का कुल्लू से संपर्क भी कट गया है। कुल्लू और मनाली में स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया। उत्तराखंड के केदारनाथ में भी भारी बर्फबारी हो रही है और लगातार हो रही बर्फबारी से घाटी में कई फीट तक बर्फ जम गई है। दिल्ली से लश्कर का आतंकी गिरफ्तार किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार हुआ यह आतंकी पाकिस्तान से हथियार सप्लाई में आतंकी शामिल था। कुपवाड़ा में सक्रिय था आतंकी रियाज अहमद। साथ ही अब ये जानकारी भी सामने आ गई है कि आतंकी रियाज अहमद की गिरफ्तारी कैसे हुई है। दिल्ली पुलिस ने रियाज अहमद को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पकड़ा है। जम्मू कश्मीर की जांच एजेंसियों से खुफिया जानकारी मिली थी। आतंकी रियाज दोस्त अल्ताफ के साथ जबलपुर से दिल्ली आया। आतंकी रियाज महाकौशल एक्सप्रेस से निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ऑटो लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा था। आतंकी अहमद किसी दूसरे ठिकाने पर जाने वाला था और तभी उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।